हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस पर। होप सो गाइस कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी और स्टडीज़ पे फोकस करने के साथ साथ आप सब लोग लॉकडाउन का भी पूरा पालन कर रहे होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। सो गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को कवर करा चुके हैं, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग की 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि हमने करवाए थे 10 CBSE की बुक से। अगर अभी तक वो किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करवाने वाले हैं आप लोगों को उसी के आगे के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि 10 CBSE के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के आगे के कुछ क्वेश्चंस, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 8.1 एक्सरसाइज हम लोग कवर अप करवा पाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, एज ऑल यू नो, इजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने 10 CBSE की बुक के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के 5th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर दिया था। आज हम स्टार्टिंग करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण है। सर, एक्यूट एंगल न्यून कोण मतलब क्या? ऐसे एंगल्स जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहलाते हैं। तो यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे हैं। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, यानी कि यहाँ पे cos A इक्वल cos B के हो जा रहा है। डायग्राम बनाने पे हमें पता चलेगा, ये चीज हमें गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। अच्छा, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव करवाओ, सिद्ध करवाओ कि एंगल A इक्वल टू एंगल B के हो। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि आपको एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल दिए जा रहे हैं, 90 डिग्री से छोटे दिए जा रहे हैं, और बोला जा रहा है कि cos A इक्वल टू cos B के है। तो प्रूव करवाओ कि एंगल A इक्वल टू एंगल B के हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है, आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसको नाम हम देंगे किस तरह से? एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी तो एक्यूट एंगल बताए गए थे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे बताए गए थे। तो इसका मतलब आप ए और बी यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ और यहाँ कहीं भी दे लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोग यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि आपको ए और बी एक्यूट एंगल बताए गए हैं, 90 डिग्री से छोटे बताए गए हैं। तो ये तो 90 डिग्री है, इसलिए मैं यहाँ पे सी दे देता हूँ और ए और बी मैं यहाँ दे देता हूँ। अच्छा सर, क्या हम ए और बी यहाँ ए और यहाँ बी दे सकते हैं? जी हाँ, वो आपकी इच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं दे सकते। चलें आगे बात करते हैं। सर, आपको बताया गया है cos A इक्वल टू cos B। आप लोगों को गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब हम जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करेंगे। क्या प्रूव करवाने की कोशिश करेंगे? कि एंगल A इक्वल टू एंगल B के आ जाए। ठीक है गाइज, तो अभी हम लोगों को जो गिवन है उसी से मैं बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। cos A इक्वल टू cos B हम लोगों को गिवन है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोग जाइए थर्ड बेस में, और थर्ड बेस में जाके मुझे ये बताइए कि cos को हम लिखते क्या थे। देखो, अगर आप थर्ड बेस में जाएंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, उस बोतल में क्या था? हाँ, करेले का जूस था। तो आप लोग सब देख पाएंगे कि सर cos को हम लिखते थे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको थर्ड बेस अच्छे से आता है तो आप लोग सब पता कर पाएंगे कि सर cos को तो हम लिखते थे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद यहाँ पे एंगल्स का ध्यान रखना है। यहाँ एंगल ए की बात की जा रही है और यहाँ एंगल बी की बात की जा रही है। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप लोगों ने हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हम लोगों की जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि cos को हमने थर्ड बेस में जाके देख लिया कि हम लिखते थे cos को बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे तो एंगल ए की बात की जा रही है
और यहाँ पे एंगल बी की बात की जा रही है। मतलब एक बार तो इस ट्रायंगल में एंगल हमें रखना है ए पे, और एक बार हमें इस ट्रायंगल में एंगल मानना है किसको, बी को। तो पहले हम एंगल ए को मानते हैं। सर अगर आपने एंगल ए को माना यानी थीटा यहाँ माना, तो आप लोगों को पता होगा कि 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो बच जाता है वो कौन बच जाता है गाइस, बेस बच जाता है। बोलो जी क्लियर है। तो आप मेरे को यहाँ से देख के बताओ कि इस कंडीशन में जब आपने एंगल ए को माना है, इस कंडीशन में आपका बेस कौन सा है, इस कंडीशन में आपका बेस है ए सी। कौन सा बेस है बेटा, ए सी। सर हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइपोटेनियस है सर आपका ए बी। बिल्कुल जी, हाइपोटेनियस कौन है हमारा, ए बी। क्लियर है इतनी गाइस। अच्छा अब बात करेंगे हम एंगल बी की। अब हम एंगल ए को नहीं, अब हम एंगल मानेंगे बी को, यानी कि थीटा रखेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है, थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो आखिरी में बच जाता है वो बेस बच जाता है। बोलिए जी क्लियर है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसमें हमने एंगल बी को माना है, इस कंडीशन में बेस हमारा कौन सा हो गया फिर, बी सी। बेस कौन सा हो गया हमारा, बी सी। और हाइपोटेनियस कौन सा है हम लोगों का, ए बी। वो तो सेम रहेगा ही। बोलिए जी क्लियर है क्या मेरी बात। अब आप लोग देखते हैं कि सर इक्वल के दोनों साइड अगर सेम चीज़ें होती हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सर ए बी इधर डिवाइड का है, ए बी इधर भी डिवाइड का है, तो दोनों चीज़ें कैंसिल कर दीजिए। सर बचा क्या हमारे पास, सर बचा हमारे पास ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास क्या निकल के आया, ए सी इक्वल टू बी सी। यानी कि इस ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी आप कह सकते हो ए सी इक्वल टू बी सी। आया ना आपके पास, ए सी इक्वल टू बी सी। बताइए क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, और नहीं पढ़ी हो 9th क्लास वाले स्टूडेंट देख रहे हो तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं, किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी, उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप लोग देखें AC का अपोजिट एंगल आप लोग मेरे को बताएं, AC का अपोजिट एंगल बताएं ज़रा मेरे को। AC ये रहा, AC का अपोजिट एंगल क्या, एंगल B है। ज़रा गौर से देखो AC साइड कौन सी है, AC साइड ये है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल B। वेरी गुड जी। अच्छा BC कौन सी है, BC ये साइड है हमारी, तो इसका अपोजिट एंगल हुआ हमारा एंगल A। यानी कि हमारे एंगल B इज इक्वल टू एंगल AB ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो क्या यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करवानी थी, शो करनी थी? बिल्कुल जी, यही चीज़ शो करनी थी हम लोगों को कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को सिंपली दिया हुआ था cos A इक्वल टू cos B। आपने देखा कि cos को हम लिखते थे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर आप लोगों ने एंगल A और एंगल B के हिसाब से उनको वो वैल्यू पुट कर दी। आप लोगों ने देखा AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा AC इक्वल टू BC। अब अगर आप एक ट्रायंगल में जानते ही होंगे कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करवानी थी, सिद्ध करवानी थी। अब बताइए कितना ईजी कॉन्सेप्ट है। होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं इसे फर्दर वीडियोस में इंक्लूड कर लूँगा। सो अभी के लिए लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइज ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, यानी कि cot थीटा की वैल्यू अगर 7/8 हो देन इवेल्युएट, तो मान निकालिए। यहाँ पे दो चीज़ों की आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट चीज़ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड चीज़ है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों को दे क्या रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब आप लोग जाइए थर्ड बेस में ज़रा, और थर्ड बेस में जाके मुझे ये बताइए कि
कॉट थीटा को हम लोग लिखते क्या थे? थर्ड बेस था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, और उस बोतल में क्या था? करेले का जूस था। ठीक है, और कुछ नहीं था, करेले का जूस था। तो ध्यान देना, थर्ड बेसिक से आप लोगों को पता चलेगा कॉट थीटा को हम लिखते थे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बी अपॉन पी। आप लोग गए सेकंड बेस में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की फैमिली में। आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे तो सर हमारे पास 2 ही मेंबर है, बेस और परपेंडिकुलर। कौन नहीं है हमारे पास? हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। क्या सर हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं? जी हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हो। सर हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। सर परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। सर बेस हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, 8 का स्क्वायर 64, सर 7 का स्क्वायर 49। अच्छा जी, 64 और 49 आप लोगों का हो जाएगा 113, यानी कि 113। और आप लोगों को पता होगा कि 113 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। डेसिमल में हो सकता है, लेकिन 113 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। यानी कि हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आई √113। तो पहली चीज़ तो आपने ये क्लियर करी कि सर जो चीज़ हमने दे रखी थी, हमने वहाँ से देखा कि 2 चीज़ें हमारे पास हैं, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं था? हाइपोटेनियस नहीं था, तो वो हमने निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हम लोगों की इन चीज़ों पर। फर्स्ट चीज़ की वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आइए फर्स्ट चीज़ देखते हैं, फर्स्ट चीज़ है क्या। सर फर्स्ट चीज़ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। आप में से कई स्टूडेंट को नोटिस भी हो गया होगा अभी तक कि सर यहाँ तो एक फॉर्मूला है ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी एक फॉर्मूला है और डिनोमिनेटर साइड में भी एक फॉर्मूला है। सर कौन सा फॉर्मूला? बेटा a + b और a - b का फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला कब लगता है, कैसे लगता है, तो बता देना चाहूँगा अगर किसी को नहीं पता हो तो। आप लोग ज़रा नोटिस कीजिए कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, बस चेंज किसका है? साइन का। एक ब्रैकेट प्लस का है तो एक ब्रैकेट माइनस का है। बोलो जी क्लियर है? और हमारे फॉर्मूले में भी आपने नोटिस किया होगा a + b a - b, यानी कि एक बार प्लस का ब्रैकेट हो और एक बार माइनस का ब्रैकेट हो तो फॉर्मूला लगता है a + b a - b का। तो सर a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a + b a - b का बेटा फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि आप लोग यहाँ पे a + b और a - b को कन्वर्ट करके क्या बना दोगे? a² - b²। तो सर a की जगह कौन है? a की जगह है बेटा जी 1। a की जगह कौन है? 1। सर b की जगह कौन है? sin थीटा हमारा। बोलो जी क्लियर है क्या? सर ऐसे तो इसी हिसाब से तो नीचे भी यही फॉर्मूला लगाना चाहिए, a + b a - b। जी हाँ बिल्कुल, a + b a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो सर यहाँ पे a की जगह कौन है? 1 और b की जगह कौन है सर? cos थीटा। बोलो जी क्लियर है क्या? होप सो कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिएगा कैसे। सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। सर साइन थीटा को ज़रा आप मेरे को थर्ड बेसिक में जाके बताओ कि साइन थीटा को हम क्या लिखते थे। सर अगर हम थर्ड बेस में जाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, तो हमको वहाँ पे पता चलता है कि हम लोग साइन थीटा को लिखते थे P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर क्या आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है? जी हाँ बिल्कुल, हम लोगों के पास में परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस है √113। तो क्या हम साइन थीटा की वैल्यू P/H लिख सकते हैं? यानी कि P की वैल्यू तो 8 और H की वैल्यू √113, और इसका क्या लग जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। बताइए जी, चीज़ समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ठीक इसी तरह से नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और आप लोग मेरे को ज़रा बताइए cos थीटा को हम लोग क्या लिखते थे थर्ड बेस में? cos थीटा को हम लिखते थे B/H, यानी कि बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, तो आप लोग देखेंगे कि सर बेस हमारे पास यहाँ पे है 7 और हाइपोटेनियस है √113, तो क्या सर यहाँ पे वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कॉस की वैल्यू b/h, यानी कि बेस तो है 7 और हाइपोटेनियस है √113 का होल स्क्वायर। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा किस तरह से। सर 1 का तो 1 आ गया, माइनस सर 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और सर आप लोग सब जानते होंगे √113 का स्क्वायर 113 ही हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब अपॉन में बात करते हैं, सर 1 का 1, सर 7 का स्क्वायर 49, और ठीक उसी तरह से √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। बताइए जी क्लियर है या नहीं। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लूँ बेटा 1 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई परेशानी हो तो भी मत बोलना, मतलब बोल देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, तो सर अब कैसे सॉल्व करें। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम बेटा, 1 और 113 का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 113। सर 1 का डिवाइड आप 113 में देंगे तो 113, और 113 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 113 बन जा 113। आगे बात करते हैं, सर 113 का डिवाइड 113 में दो 1 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई आप 64 से कराओगे तो 64 बन जा 64। बताइए जी क्लियर है। अच्छा सर नीचे आप एलसीएम लेंगे तो 1 और 113 का एलसीएम 113, 1 का डिवाइड 113 में देंगे तो 113, और 113 बन जा 113। अच्छा सर 113 का डिवाइड 113 में देंगे तो 1 टाइम, और 1 को 49 से कराएंगे तो 49। बताइए जी क्लियर है क्या। अच्छा आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई होगी कि जब भी ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने आती है तो नीचे से नीचे वाली चीज़ हम लोग कट कर सकते हैं और ऊपर से ऊपर वाली चीज़ हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे वाली चीज़ें दोनों सेम हैं, तो मैं कट कैंसिल आउट कर दूँ, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। बताइए जी क्लियर है। अच्छा सर आगे 113 में से 64 माइनस करते हो तो 49 बचता है। कितना बचता है, 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49, और 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64। हे यू आर, यानी कि ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड तो बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। सेकंड हम लोगों को निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो क्या आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है? जी बिल्कुल हमारे पास है। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। ज़रा गौर से देखिएगा सर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये लीजिए सर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। देखिए जी, बोलो जी क्लियर है क्या। फर्स्ट चीज़ का आंसर भी 49/64 और सेकंड चीज़ का भी आंसर 49/64। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए हम मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइज ये ना हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ 3 cot A = 4, यानी कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो चेक वेदर, यानी कि चेक कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं है, और नॉट, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं या नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि सर 3 cot A = 4 आप लोगों को दे रखा है, तो इसकी हेल्प से आप लोगों को tan और cos और sin की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सर हम लोगों को गिवन है 3 cot A = 4। इधर 3 मल्टीप्लाई का है, 3 मल्टीप्लाई का है तो इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का। इधर क्या है 4, तो इधर क्या बचेगा, cot A। तो अब आप लोग मेरे को जाके थर्ड बेस में ये बताइए कि कॉट को क्या लिखते थे हम। पंडित बद्री प्रसाद पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। तो कॉट को हम लिखते हैं सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या लिखते हैं जी, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। आप देखते हैं कि सर बेस भी हमारे पास है 4, परपेंडिकुलर भी हमारे पास है 3, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। तो सर फिर से हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। सर यहाँ पे परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, परपेंडिकुलर की 3 वैल्यू दे रखी है, 3 का स्क्वायर, बेस आपको 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर। सर ज़रा गौर से देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और सर 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 5 होता है, यानी कि 25 का अंडर रूट आपका 5 हो गया। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया गाइस, 5 आ गया। अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज़ पे। सर हम लोगों को दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल बताना है ये किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, कि इक्वल है भी या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको देखेंगे हम लोग, इनकी वैल्यू निकालेंगे। सर किस तरह से निकालेंगे, आइए बात करते हैं। सर टेन को, सर गौर कीजिए, टेन को थर्ड बेस में, यानी कि पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, उसमें टेन को क्या लिखा जाता था, टेन को लिखा जाता था P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या मेरे को यहाँ पे बताइए, क्या आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है? जी हाँ बिल्कुल सर है। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो 3 अपॉन 4 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा स्क्वायर है, दिख तो रहा होगा ना सबको। अच्छा सर नीचे वाली चीज़ तो डिट्टो सेम है ऊपर वाली की जैसे, बस साइन का अंतर है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो आप डिट्टो ही लिख दो, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो, डिट्टो ही लिख देते हैं, बस साइन का चेंज लगा देते हैं। यहाँ पे ऊपर माइनस था, नीचे हमने प्लस लगा दिया। बताओ क्लियर है जी? अच्छा आगे इधर बात करते हैं। सर कॉस को हम लिखते थे थर्ड बेस में बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप देखो बेस क्या है आपके पास में 4, बेस है 4, हाइपोटेनियस अभी आपने निकाला 5, और इसका होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है? सर साइन को क्या लिखते थे, साइन को लिखते थे P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है इतनी बात भी? सर आगे देखते हैं तो आपको पता चलेगा, सर 1 का तो 1, 3 का स्क्वायर कीजिए ज़रा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है। अच्छा धन्यवाद जी, आप लोगों ने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। सर 1 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। अच्छा सर नीचे बिल्कुल सेम चीज़ है, डिट्टो चीज़ है, सेम चीज़ नीचे लिख दो, बस साइन किसका लगा देना, प्लस का। ठीक है जी, ये लो, अच्छा हुआ ये बात भी आपने मुझे बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था। चलें आगे देखें, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बताइए जी, इतना भी समझ में आ रहा होगा? अच्छा सर अब क्या करने वाले हो आप? अब हम लेने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे एलसीएम। सर 16 और 1 का एलसीएम आएगा 16, 1 का डिवाइड आप 16 में दोगे 16, 16 1 जा 16, 16 का डिवाइड आप 16 में देंगे 1 टाइम, और 1 9 जा 9। सर सेम चीज़ तो डिट्टो नीचे है, बस साइन का ही तो चेंज है, नीचे सेम चीज़ लिख दो, बस प्लस में लिख देना। ठीक है जी, ये लो 16 प्लस 9 अपॉन 16। बताओ क्लियर है या नहीं? अच्छा आगे बात करते हैं, तो आगे आपको पता चलेगा सर 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, और 25 का डिवाइड आप 25 में देंगे तो 1 टाइम, 1 को 16 से कराएंगे तो 16, 25 का डिवाइड 25 में देंगे तो 1 टाइम, 1 को 9 से कराएंगे तो 9। अच्छा और एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जब भी आप एलसीएम लेते हो और एलसीएम लेने वाली चीज़ें अगर सेम हो, एलसीएम लेने वाली चीज़ें अगर सेम हो तो एलसीएम सेम आता है, और अगर एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली चीज़ें डिट्टो सेम आ जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सर आपने बताया था नीचे वाली चीज़ से नीचे वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सर 16 से 16 कट जाएगा क्या? जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। सर 16 में से 9 माइनस कीजिए, कितना बचेगा बेटा? 7 बचेगा। सर 16 और 9 कितना प्लस होके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
अच्छा इक्वल में बात करें तो सर 16 में से 9 गया तो 7 और नीचे 25 बचा ही है। तो बताइए दोनों चीज़ इक्वल है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के सामने। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि आपको बताया गया एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री कहाँ पे है, B पे है। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, आपको बताया गया कि tan A की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू, यानी कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है इन दो चीज़ों की, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। अब देखिए यहाँ पे एंगल्स का फर्क है, आप लोग जैसा कि नोट कर पा रहे होंगे, किसी जगह एंगल ए है और किसी जगह एंगल सी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और हम लोग बनाएंगे एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया राइट एंगल कौन है, बी है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा जी। और आपकी इच्छा है आप ए और सी कहीं भी दे सकते हो, मैं ए यहाँ दे लेता हूँ, सी यहाँ दे लेता हूँ। तो ट्रायंगल हम लोगों को पता चला कौन सा ट्रायंगल है सर, ABC ट्रायंगल है। अच्छा अब आपको एक चीज़ और बताई गई सर, tan A इक्वल टू 1/√3। अब आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे tan A इक्वल टू 1/√3 बताया जा रहा है आपको। तो आप मेरे को ये बताओ कि tan को हम क्या लिखते हैं, tan को थर्ड बेस में हम लोग क्या लिखते हैं, tan को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है, लेकिन किसके हिसाब से, एंगल A के हिसाब से। तो एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये, यानी कि ये हो गया 1 और बेस कौन सा होगा, ये, तो ये हो गया √3। बोलो जी क्लियर है। आपको मैंने बताया था ना, जहां एंगल मानोगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, फिक्स है 90 के सामने, वो तो रहेगा ही। तो ये परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि A के हिसाब से यही परपेंडिकुलर है, तो हमने ये मान लिया 1 और ये मान लिया √3। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ और बताओ कि यहाँ पे दो चीज़ें तो आप लोगों के पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है गाइस। तो सर क्या हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, सबको पता होगा p² + b² अंडर रूट से क्या निकल जाता है, हाइपोटेनियस निकल जाता है। तो सर परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, बेस हमारा √3 हो गया, √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 2 यहाँ पे। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपने देखा tan को हम लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P हमारे पास 1 था, B हमारे पास √3 था, हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन चीज़ों की। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट चीज़ यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हम एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे, cos A cos C sin A sin C। अब आप लोग पहले ये देखिए कि इन लोगों को थर्ड बेसिक में आप क्या लिखते थे, सबसे पहले तो आप वो नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइन को आप लिखते थे P/H, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का माना जाएगा। कॉस को आप लिखते थे B/H, ठीक है, कॉस को आप लिखते हैं B/H, साइन को आप लिखते हैं P/H। अच्छा नीचे भी आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस को आप लिखते हैं B/H, कॉस को आप लिखते हैं B/H, साइन को आप लिखते हैं P/H और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का माना जाएगा, साइन को आप लिखते हैं P/H। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एंगल की। यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार तो यहाँ पे एंगल A की हम बात करेंगे सब जगह, फिर हम एंगल C की बात करेंगे बाद में। पहले हम एंगल A की बात करते हैं, तो आपको डायग्राम में देखना है और डायग्राम में आपको थीटा का मान लेना है, A पे मान लेना है। अब आप जानते हैं कि अगर आपने थीटा यहाँ माना है तो थीटा के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, 90 के सामने वाली ये चीज़ हाइपोटेनियस हो जाएगी और जो बचती है वो ऑटोमेटिक बेस बच जाएगी।
तो आप लोगों को जहां जहां भी एंगल ए दिख रहा है वहां पे आपको इस हिसाब से वैल्यू पुट कर देनी है। तो आइए, P यहाँ पे कितना है बेटा 1, H यहाँ पे कितना है बेटा 2। यहाँ थोड़ी ना अभी वैल्यू पुट करूं, ये तो एंगल C की बात है, एंगल C में नहीं करूंगा। अभी मैं किसके हिसाब से चल रहा हूं, एंगल A के हिसाब से चल रहा हूं। तो एंगल A को ढूंढ ढूंढ के मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखिए B की यहाँ पे वैल्यू है √3, H की यहाँ पे वैल्यू है 2। बोलो जी क्लियर है। अच्छा नीचे भी आ जाओ, नीचे भी वैल्यू पुट कर दो। बेस की यहाँ पे वैल्यू है √3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2। अच्छा परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस की यहाँ पे वैल्यू है 2। बोलो जी क्लियर है क्या। अच्छा अब बात करते हैं हम एंगल हमारे C की। एंगल C के हिसाब से बात करेंगे। अभी तक तो हमने बात करी थी एंगल A के हिसाब से और वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है, A के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे जब एंगल C की, तो थीटा हम A पे नहीं, इस बार हम थीटा मानेंगे C पे। बोलो जी क्लियर है। तो आप लोगों को देखने से पता चलेगा कि सर 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो आखिरी में बच गया वो बेस। बोलो जी क्लियर है। होप सो कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो अब आप लोग C के हिसाब से वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए बेस यहाँ पे कौन है बेटा, बेस यहाँ पे है 1, बेस कौन है 1, हाइपोटेनियस कौन है सर 2, वेरी गुड जी 2। चलें आगे चलें। P यहाँ पे कौन है √3, हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन है 2। अच्छा नीचे आए, आप लोग देखते हैं बेस यहाँ पे कौन है, बेस यहाँ पे है 1, हाइपोटेनियस यहाँ पे 2, परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है √3 और हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन है जी, हाइपोटेनियस है 2। तो आगे आप लोग देखिएगा, आगे आप लोगों को मालूम चलेगा कि सर 1 1 जा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सर 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, सर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और सर 2 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 4। बताइए जी इतना समझ में आ रहा है। अच्छा अब सर अब क्या करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि एलसीएम सेम तो ऊपर वाली चीज़ें भी डिट्टो सेम। तो सर 1 और 3 4 अपॉन 4 से क्या आ जाता है गाइस, 1 आ जाता है। बताइए जी क्लियर है क्या। तो इस पहली चीज़ की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा सर बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ पे √3 1 जा √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 √3 जा √3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अच्छा अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि सर सेम चीज़ प्लस की है, सेम चीज़ माइनस की है, तो दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और आ क्या जाएगा हमारे पास 0। बताइए जी क्लियर है क्या। यानी कि पहली चीज़ की आंसर आप लोगों का 1 है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 है। लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो गाइज ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आज की वीडियो का होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डीप तरीके से, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो आइए लेट्स मूव ऑन और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। यानी कि एक ट्रायंगल PQR में एंगल 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, Q पर बन रहा है। तो हम लोग ये सबसे पहले बना लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें 90 डिग्री हमें यहाँ दे देना है, यानी कि Q पे दे देना है, और P और R हमने यहाँ दे दिया है। बोलिए जी क्लियर है इतनी सी चीज़। चलें आगे बात करते हैं। PR प्लस QR इक्वल टू 25। सर ये क्या चीज़ दे दी इन्होंने, PR प्लस QR इक्वल टू 25। मतलब कि ये जो PR आप देख रहे हो और ये जो QR आप देख रहे हो, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं आप लोगों को। इन लोगों को प्लस करके आप लोगों को दे रखा है 25। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों की वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती है, लेकिन टोटल कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि सपोज दैट कि ये 10 आ जाए, ये 15 आ जाए तो भी 25 हो गए, ये 8 आ जाए, ये 17 आ जाए तो भी 25 हो गए। यानी कि समझ रहे हो ना, आपको इनकी अलग अलग वैल्यूज़ नहीं पता, आपको इनकी प्लस करके वैल्यू पता है कि इन दोनों का टोटल 25 है। बोलो जी क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों को कह रखा है PQ इक्वल टू 5। यानी कि ये जो PQ आप देख रहे हो ये तो आप लोगों को अलग दे रखा है कितना, 5।
लेकिन आप लोगों को ये दोनों वैल्यूज प्लस करके दी गई हैं 25। अच्छा, आपको आगे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। आप लोगों को इन तीनों चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन की, कॉस की और टेन की। ये तीनों वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देखें कि सर साइन को, कॉस को और टेन को क्या लिखते हैं, पहले तो वो यहाँ लिख दें। साइन को, कॉस को और टेन को अगर आप थर्ड बेस में देखेंगे तो साइन को तो हम लिखते थे P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस को हम लिखते थे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन को हम लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलिए जी क्लियर है क्या? और एंगल यहाँ पे कौन सा लेना है, P को लेना है। एंगल किसको लेना है यहाँ पे, P को मानना है इसको, ठीक है। बोलिए जी क्लियर है, वो बात की बात है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखें कि एंगल अगर आपको P को मानना है तो यहाँ पे इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो बेस बच जाएगा। तो वैसे तो हम लोग ये तीनों वैल्यूज निकाल लेते, बहुत इजीली निकाल लेते, लेकिन कब, जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज अलग अलग होती। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज क्या होती, अलग अलग होती, तो बहुत इजीली तरीके से मैं इनमें वैल्यू पुट करता और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन सर अभी हमारे पास में अलग अलग वैल्यूज है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ की वैल्यू हमारे पास अलग है। इन दोनों चीज़ की वैल्यू हम लोगों को प्लस करके दे रखी है, तो फिर इनको अलग अलग तो करना पड़ेगा। अब सर इनको अलग अलग करने के लिए क्या करा जाए, तो ध्यान से दिमाग लगाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलें, तो आप लोगों को दे रखा है एक चीज़ यहाँ पे कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दे रखा है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आप चाहे PR की वैल्यू निकाल लो, चाहे QR की वैल्यू निकाल लो, चॉइस इज योर्स। मैं यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो QR प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि PR की वैल्यू मेरे पास में 25 माइनस QR है? बोलिए जी हाँ या ना। यानी कि अगर मैंने QR प्लस का था उसको उठा के उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, इधर 25 था ही और इधर PR बच गया। तो PR की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में निकल के, 25 माइनस QR। बोलो जी क्लियर है। अच्छा, अब मेरे को सिंपली आप एक फॉर्मूला यहाँ पे बताइएगा, क्या ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। कल की वीडियो में मैंने इसकी बात करी थी कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसके अंदर आप लोगों को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में रखना होता है। बोलिए जी क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे को बताइएगा हाइपोटेनियस कौन सा है, यहाँ पे PR। हाइपोटेनियस कौन है, PR। तो PR का स्क्वायर, चीजें बताते जाइएगा आप मेरे को। परपेंडिकुलर आपने इसको मान रखा है अभी, यानी कि QR का स्क्वायर। बोलिए जी हाँ या ना। अच्छा, प्लस बेस आपने किसको मान रखा है, बेस आपने इसको मान रखा है, किसके हिसाब से, एंगल P के हिसाब से ना। तो बेस आपने 5 को मान रखा है, यानी कि 5 का स्क्वायर। या फिर अब अभी आप नाम लिखना चाहते हो तो नाम भी लिख सकते हो, PQ का स्क्वायर। अच्छा, अब जिसकी जो आप वैल्यू जानते हो वो वैल्यू आप पुटअप कर दो। तो आप देखो, आप देखेंगे सर सबसे पहले PR की वैल्यू आप कहीं आपने देखी, PR की वैल्यू, हाँ जी सर अभी अभी हमने निकाली सर PR की वैल्यू। सो PR की वैल्यू 25 माइनस QR। PR की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आप लोगों ने, 25 माइनस QR। तो मैं काम करता हूँ, PR की जगह क्या रख देता हूँ, 25 माइनस QR और इसका होल स्क्वायर। बताइए हाँ या ना। अच्छा सर QR की कहीं वैल्यू है, नहीं जी QR की कहीं वैल्यू नहीं है, तो QR का QR ही रहने दो। अच्छा सर PQ की कहीं वैल्यू है, जी हाँ बिल्कुल है सर। PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, 5 दे रखी है, तो 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ अगर नोटिस करें तो यहाँ आप पाएंगे कि सर यहाँ तो एक फॉर्मूला लग रहा है सर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, A माइनस बी का
होल स्क्वायर, जिसमें ए की जगह 25 है, बी की जगह क्यू आर है। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं हो तो मैं बता देता हूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हम इस फॉर्मूले को इसकी तरह कन्वर्ट कर दें? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका फॉर्मूला ओपन करना ही पड़ेगा हमें। तो देखो a की जगह यहाँ पे 25 है, b की जगह क्यू आर है। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो बताइए, सबसे पहले है a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, a की जगह 25 ही है ना हमारा। अच्छा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह कौन है? क्यू आर स्क्वायर। वेरी गुड जी, आ रही बात समझ में? अच्छा, माइनस का 2ab, माइनस का 2a और b, तो a की जगह यहाँ पे 25, b की जगह क्यू आर। बताइए जी, क्लियर है क्या? अच्छा, इक्वल में देख लेते हैं। अब इक्वल में क्या है सर? क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। बताइए, बात समझ में आई? ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपसे सबसे पहले करना चाहूँगा कि इक्वल के दोनों साइड अगर सेम चीज़ें होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं गाइज? कैंसिल आउट हो जाती हैं। वेरी गुड जी, क्या हो जाती हैं? कैंसिल आउट हो जाती हैं। ये तो मैं ही बता रहा हूँ सब, आप क्या बता रहे हो? कुछ भी नहीं, बस सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे पता भी नहीं चल रहा। साला यही तो चक्कर है इस ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास का, कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं या यूं ही मजे में स्किप कर करके वीडियोस देख रहे हैं। तो आइए अभी अपन वापस बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हम बात कर रहे थे कि इक्वल के दोनों साइड अगर सेम चीज़ें हो तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, यानी कि क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर इधर भी प्लस का है और इक्वल के इस साइड भी प्लस का ही है। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आगे देखते हैं। तो सर देखो, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू ज़ा मल्टीप्लाई तो है ना भाई, दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का ही तो मानते हैं अपन। तो 25 टू ज़ा 50 और 50 को क्यू आर से कराओ तो 50 क्यू आर। बताइए हाँ या ना? आ रही है मेरी बात समझ में? बेवकूफ़ों, समझ लिया करो, पढ़ लिया करो ढंग से, निकम्मो। 5 का स्क्वायर 25। बताइए जी, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सर 50 क्यू आर माइनस का। सर 50 क्यू आर माइनस का, इसको उधर ले जाओ ना सर, अच्छा नहीं लग रहा हमें ये माइनस का, तो उधर ले जाओ ज़रा। उधर जाके किसका बन जाएगा बेटा जी? प्लस का बन जाएगा। बताइए हाँ या ना? अच्छा सर, 25 प्लस का इधर आके माइनस का, यानी कि आप कहने को तो ये भी कह सकते हो कि इन दोनों जनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है। 50 क्यू आर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, 25 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। या फिर आप यहाँ यूं भी कह सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड और वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड। अच्छा, अब मेरे को आप लोग एक बात बताइएगा, 625 में से 25 घटाओ तो 600 बचते हैं। हाँ जी, ये तो सबको पता होगा, 625 में से 25 घटा दिए होंगे 600। अच्छा, बराबर में 50 क्यू आर आपके पास में बच रहे हैं। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, 50 और क्यू आर यानी कि 50 और क्यू आर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो किसका मानूं? मल्टीप्लाई का तो मान सकता हूँ ना। किसका मान सकता हूँ? मल्टीप्लाई का। अब आप लोग देखें, 50 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो जाएगा बेटा? डिवाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा बेटा? डिवाइड का हो जाएगा। और इधर क्यू आर है, अकेला बचेगा बेचारा, क्या करे, अब बचना पड़ेगा उसको अकेला, क्योंकि वैल्यू चाहिए ना उसको खुद की अपनी, तो उसको अकेला बचना ही पड़ेगा। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल, 5 का डिवाइड ज़रा 60 में दीजिए तो 5 1 जा 5, कैरी गई 1, तो 5 2 जा 10, यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा जी? 12 निकल के आ गई। बताओ हाँ या ना? यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता चला कि सर क्यू आर की वैल्यू अलग से आ चुकी है, कितनी? 12 आ चुकी है। आप लोग देखते हो कि सर क्यू आर की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ पी आर की वैल्यू में, क्योंकि क्यू आर आ ही चुका है ना अब, तो हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए, पी आर इक्वल में 25 माइनस क्यू आर की जगह कितना आ गया? 12। तो आप लोग देखेंगे पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, यानी कि पी आर निकल के आ चुका है हमारा 13। तो बताइए, जो वैल्यूज हमको प्लस करके दे रखी थी, क्या अब वो अलग अलग आ चुकी हैं? क्यू आर आ गया 12 और पी आर आ गया 13, और इनको प्लस करके 25 भी हमारा होता ही है।
तो पी आर हमारा आ चुका है 13 और क्यू आर हमारा आ चुका है 12। तो क्या अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है गाइस? 12 है, और हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन सा है बेटा जी? 13 है। बताइए जी, क्लियर है क्या? अच्छा सर, बेस यहाँ पे कौन है? बेस यहाँ पे आप लोगों ने देखा 5 है, हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 है, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है? 12 है, और बेस यहाँ पे 5 है। ये सब बात मैं कर रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग? थीटा किसको मानते हुए? पी को मानते हुए, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल हमको क्या मनवाया गया था? पी मनवाया गया था, तो हमने पी को ही मान लिया था। तो थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली चीज हाइपोटेनियस हो गई, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। बोलिए जी, क्लियर है क्या? ये हमारा आंसर आ चुका है। होप सो कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा तो यहाँ पे नहीं किया है, इतनी सी चीज़ करी है कि सर यहाँ पे साइन, कॉस और टेन की हमको वैल्यू निकालनी थी। तो इनको पहले मैंने देख लिया कि इनको मैं थर्ड बेस में क्या लिखता था, साइन को पी अपॉन एच, कॉस को बी अपॉन एच और टेन को पी अपॉन बी। सिंपल। उसके बाद मैंने देखा एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर नाम से, जिसमें मेरे को बताया गया था राइट एंगल क्यू पे बनेगा। भाई साहब कहीं और मत दे देना कि राइट एंगल जो है वो कहाँ बनेगा? क्यू पर। तो हमने इसको क्यू नाम दे दिया, पी और आर यहाँ दे दिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि पी क्यू हमको 5 दे रखा है, पी क्यू अलग से 5 दे रखा है, भाई सी ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सर ये दोनों वैल्यू अलग से नहीं दे रखी हैं, ये दोनों वैल्यू प्लस करके दे रखी हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हमने देखा कि सर क्यू आर प्लस का उधर जाके क्या माइनस का नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा 25 इधर है ही, तो पी आर की क्या वैल्यू आ गई? पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस क्यू आर। बोलो जी, क्लियर है? क्यू आर का क्यू आर रहने दो, पी आर की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस क्यू आर है, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है। फिर हमने देखा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें निकालनी हैं, अगर आप लोगों को ये चीज़ें निकालनी हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको प्लस में नहीं, आपको अलग अलग चाहिए। तो इनको अलग अलग करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने देखा हाइपोटेनियस कौन सा है भाई साहब? पी आर है, पी आर रखा। परपेंडिकुलर कौन सा है भाई साहब? क्यू आर है, तो क्यू आर रखा। अच्छा बेस कौन सा है भाई साहब? पी क्यू है, तो पी क्यू रखा। बोलो जी, क्लियर है? सर पी आर की वैल्यू आपने निकाली अभी 25 माइनस क्यू आर, मैंने रखी 25 माइनस क्यू आर। अच्छा सर क्यू आर का कहीं सतूना था, कुछ भी अता पता नहीं था, तो क्यू आर का क्यू आर रख दिया हमने। अच्छा सर पी क्यू, सर पी क्यू की तो वैल्यू पता थी आपको कितनी सर? 5, तो 5 रखा आपने। अच्छा सर यहाँ पे लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रखा। क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर, 5 का 5 स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्यू आर और क्यू आर स्क्वायर रखे ही कटने के लिए थे, हमने उड़ा दिए। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि 25 का स्क्वायर 625, 25 2 जा 50 क्यू आर एज इट इज, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25। अच्छा उसके बाद आप लोग देखते हैं कि सर 50 क्यू और माइनस का इधर जाके प्लस का, ठीक है, थोड़ा कास्ट वाली चीज़ें पास में आने दो यार। तो 25 प्लस का था इसलिए हम इधर ले आए, और ये वेरिएबल वाली चीज़ हमने उधर भेज दी, प्लस की हो गई। अच्छा 625 में से 25 गया तो 600, 50 मल्टीप्लाई का था इधर आके डिवाइड का, तो क्यू आर की वैल्यू आपने देखी कितनी आ गई? डिवाइड देके 12 आ गई। क्या सर क्यू आर की वैल्यू अलग से आ गई 12? बिल्कुल जी अलग से आ गई 12। अब हमने यहाँ पे रख दिया क्यू आर की जगह 12, तो आपने देखा 25 माइनस 12 करोगे 13, तो पी आर की वैल्यू 13 निकल के आ गई। यानी कि पी आर भी अब अलग है हमारे पास, क्यू आर भी अब अलग है हमारे पास। तो अब हम पी, बी और एच की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर हमने रखा 12, हाइपोटेनियस रखा 13 और बेस रखा 5। तो इस तरीके से हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। बोलिए जी, क्लियर है क्या? होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आए होंगे। 6, 7, 8, 9, 10। मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। और अब आप लोगों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ में, जिसको आप लोगों को करके दिखाना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है। सो गाइस ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोगों को ज़रूर सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना है। ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है जो अभी हमने लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन किया है, ठीक उसी की तरह होगा।
होप सो कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं हूं ही आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल विद फर्दर क्वेश्चन, विद फर्दर एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।